नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज की खास पेशकश स्टॉक पे टॉक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। स्पाइस जेट एयरलाइन ने बताया कि उसने अप्रैल 2020 से अगस्त 2023 के बीच अपने कर्मचारियों की सैलरी से काटे गए लगभग 220 करोड़ रुपए का टीडीएस टैक्स अधिकारियों को नहीं दिया है। साथ में स्पाइस जेट ने इसी अवधि में कर्मचारियों के 135 करोड़ रुपए से ज्यादा का भविष्य निधि यानी कि पीएफ भी नहीं चुकाया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ दायर एयरलाइन के प्रारंभिक प्लेसमेंट दस्तावेज में स्पाइस जेट ने कहा कि वित्त वर्ष 2009-10 से 2013-14 के लिए लगभग 72 करोड़ रुपए का टीडीएस विवादित है। इसमें सीमा शुल्क, सेवा कर और जीएसटी में काफी बकाया राशि को भी विवादित के रूप में सूचीबद्ध किया गया। इन सभी पर स्पाइस जेट ने कहा कि हमारी वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण हमने बकाया राशि जमा करने में देरी की है। इन बकाया राशियों में टीडीएस और समय पर टीडीएस रिटर्न दाखिल करना, कर्मचारियों को ग्रेच्युइटी बकाया, भविष्य निधि और जीएसटी और रिटर्न दाखिल करना शामिल है। स्पाइस जेट का लक्ष्य महीने के अंत तक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्यूआईपी के माध्यम से पात्र संस्थागत प्रतिभागियों को बेचकर 3000 करोड़ रुपए जुटाना है। स्पाइस जेट के मुख्य लक्ष्यों में 601 करोड़ रुपए के बकाया करों और स्रोत पर कर कटौती, भविष्य निधि और जीएसटी का भुगतान करना शामिल है। इसके अलावा 750 करोड़ रुपए का इस्तेमाल विमान और इंजन पट्टेदारों, इंजीनियरिंग विक्रेताओं और वित्त पोषकों सहित लेनदारों के साथ ऋण का निपटान करने के लिए किया जाएगा। पीपीडी में स्पाइस जेट ने कहा कि हमारे वित्तीय तनाव के कारण हम अपने कई विमान लीज एग्रीमेंट के तहत कथित रूप से चूक रहे हैं, जिसके कारण हमारे बेड़े का एक बड़ा हिस्सा खड़ा हो गया है। इस तरह की कथित चूक के कारण हमारे विमान लीज और अन्य विक्रेताओं ने हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की, जिसमें दिवाला और दिवालियापन संहिता 2026 के तहत कार्यवाही, बैंक गारंटी लागू करना, उचित सुरक्षा जमा या हमारे विमान को वापस लेना शामिल है, जिसमें भविष्य में हमारे व्यवसाय, वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला गया है। भारत सरकार ने मंगलवार को कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को खत्म करने की घोषणा की। ये टैक्स 1850 रुपए प्रति टन था और ये 18 सितंबर से प्रभावी होगा। भारत ने ये टैक्स 19 जुलाई 2022 से लगाया था। यह दूसरी बार है जब इस टैक्स को समाप्त किया गया। इससे पहले 4 अप्रैल 2023 को इसे शून्य कर दिया गया था। भारत सरकार ने कच्चे तेल के उत्पादकों पर विंडफॉल टैक्स तब लगाया था जब निजी रिफाइनर स्थानीय बिक्री के बजाय विदेशी बाजारों में ईंधन बेचकर अधिक मुनाफा कमाना चाह रहे थे। पिछले महीने 31 अगस्त को सरकार ने घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 2100 रुपए प्रति टन से घटाकर 1850 रुपए प्रति टन कर दिया। सरकार ने 17 अगस्त को पेट्रोलियम उत्पादों पर विंडफॉल टैक्स को संशोधित करते हुए घरेलू कच्चे तेल पर टैक्स को 2400 रुपए प्रति टन से 2100 रुपए प्रति टन किया था। भारत सरकार हर 15 दिन में इस टैक्स की समीक्षा करती है और ये कटौती कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद आई है। वैश्विक मानक ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें अप्रैल में $92 प्रति बैरल से घटकर $75 प्रति बैरल से नीचे चली गई है।
विंडफॉल टैक्स तब लगाया जाता है जब किसी उद्योग को अप्रत्याशित रूप से बड़े मुनाफे होते हैं, विशेषकर जब कोई असाधारण घटना होती है। पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव ने पिछले सप्ताह संकेत दिया था कि भारत का तेल मंत्रालय वित्त मंत्रालय के साथ कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स पर बातचीत कर रहा है और यदि उत्पाद की कीमतें कम रहती हैं तो रिफाइंड ईंधनों पर कोई विंडफॉल टैक्स नहीं लगाया जाएगा। क्रूड ऑयल की कीमतें 3 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई, जिससे ईंधन विपणन कंपनियों की लाभप्रदता में वृद्धि हुई है। लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में कमी का लाभ अभी तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नहीं देखा गया। मार्च में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की गई थी, लेकिन उसके बाद से भारतीयों को कीमतों में राहत नहीं मिली है। इस साल के सबसे बड़े आईपीओ बजाज हाउसिंग फाइनेंस 12 सितंबर को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ। इसकी लिस्ट इश्यू प्राइस से 114% प्रीमियम पर हुई थी। 6,560 करोड़ रुपए के इस आईपीओ को 67 गुना अधिक सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड किया गया। इस बीच खबर आई है कि उन निवेशकों को ये आईपीओ नहीं मिला जिन्होंने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के जरिए बोली का भुगतान किया था, जबकि नेट बैंकिंग के इस्तेमाल से पेमेंट करने वाले ज्यादातर निवेशकों को शेयर अलॉट हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपीआई के इस्तेमाल से पेमेंट करने वाले 14 लाख से अधिक निवेशकों के एप्लीकेशन को रद्द कर दिया गया। इसके पीछे की वजह टेक्निकल ग्लिच बताया जा रहा है। वहीं नेट बैंकिंग के जरिए भुगतान करने वालों का एप्लीकेशन स्वीकार हो गया। बता दें इस आईपीओ के लिए कुल 89 लाख की बोली लगाई गई थी। बता दें बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ 9 सितंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ था, जबकि 13 सितंबर को बोली बंद हुई थी। 14 सितंबर को शेयरों का अलॉटमेंट किया गया और 16 सितंबर को ये 114% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। आईपीओ के रजिस्ट्रार और कैफिन टेक्नोलॉजीज के कॉर्पोरेट रजिस्ट्री के मुख्य व्यवसाय अधिकारी गिरिधर ने कहा कि रिजेक्ट का एक महत्वपूर्ण कारण यूपीआई से संबंधित मुद्दे हैं, जो मुख्य रूप से विफल मैंडेट के कारण, या तो निवेशक की गैर स्वीकृति या तकनीकी गिरावट के कारण। इसके अलावा कई अस्वीकृतियां तब हुई जब निवेशकों द्वारा शुरू किए गए यूपीआई मैंडेट एनपीसीआई को भेजे गए, लेकिन एनपीसीआई या प्रायोजक के अंत में विफल हो गए। बता दें कंपनी ने 78 लाख आवेदन पूर्ण और वैध माना, जबकि 74 लाख आवेदन इस इशू में शेयर प्राप्त करने के पात्र। सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आरईसी के शेयरों में आज बम्पर रैली देखने को मिली। बुधवार को ये पीएसयू स्टॉक 3% उछाल के साथ व्यापार कर रहा है। कंपनी ने हाल ही में 1.12 लाख करोड़ रुपए के गैर बाध्यकारी एमओयू साइन किया है, जिसके बाद तेजी दर्ज की गई है। आरईसी ने आरई इन्वेस्ट 2024 में इवेंट्स में आरई डेवलपर्स के साथ ये करार किया है। एक प्रेस रिलीज के अनुसार ये समझौता सोलर और विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट, सोलर और विंड राउंड द क्लॉक प्रोजेक्ट फर्म और डिस्पैचल आरई पावर फ्लोटिंग सोलर प्लांट, अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, पंप स्टोरेज, हाइड्रो पावर, ग्रीन अमोनिया, हाइड्रोजन सोलर सेल, मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग और अन्य नवीन तकनीकों पर आधारित परियोजनाओं को कवर करते हैं। कंपनी ने आगे कहा कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, विंड टरबाइन निर्माण और संबंधित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सहित ईवीएम इकोसिस्टम के फंडिंग के लिए आगे भी चर्चाएं चल रही है।
आरईसी का इरादा 2030 तक देश के स्थापित गैर जीवाश्म आधारित उत्पादन क्षमता को 200 गीगावाट से बढ़ाकर 500 गीगावाट करने की यात्रा में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने का भी है। आरईसी ने 2030 तक अपनी रिन्यूएबल एनर्जी डेट बुक को 3 लाख करोड़ से अधिक तक बढ़ाने के लिए शपथ पत्र नाम के एक गैर बाध्यकारी वित्तीय प्रतिबद्धता की है। इससे 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा मौजूदा 8% से बढ़कर 30% हो जाएगा। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की कुल ऋण पुस्तिका 2030 तक 10 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। बुधवार को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर आज 555 रुपए के लेवल पर ओपन हुए, जबकि 563 रुपए के लेवल पर पहुंचकर इंट्राडे हाई बनाए, जो 3% की बढ़त को दर्शाता है। पिछले एक महीने के दौरान तो निवेशकों को घाटा हुआ, लेकिन 6 महीने की अवधि में निवेशकों को 26% से अधिक का अच्छा रिटर्न मिला। वहीं एक साल के समय में इस PSU स्टॉक ने 120% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। रेलवे सेक्टर में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जिससे रेलवे स्टॉक प्राइस में बढ़ोतरी हो सकती है। जुपिटर वैगन्स लिमिटेड की सहायक कंपनी जुपिटर टाटा वांगोका रेल व्हील फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड प्रतिवर्ष 1 लाख फोर्स्ड व्हील सेट बनाने की तैयारी में है। इसके लिए JTRFPL ओडिशा में करीब 2500 करोड़ के निवेश से एक नया प्लांट लगाएगी। जुपिटर वैगन्स ने मंगलवार को जानकारी दी। उसने अपनी सहायक कंपनी का नाम बोना ट्रांस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर जुपिटर टाटा वांगोका रेल व्हील फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड कर दिया। इस कदम से भारत में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ावा मिलेगा। जुपिटर टाटा वांगोका रेल व्हील फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड की वर्तमान में प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रति वर्ष 20,000 फोर्स्ड व्हील सेट है। ओडिशा में नई सुविधा 2027 तक पूरी होने से चालू होने की उम्मीद है। एक बार पूरा हो जाने पर यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में सर्विस देगा, जिसमें लगभग 50% उत्पादन क्षमता निर्यात के लिए इसके भागीदार टाटा वांगोका एस और अन्य यूरोपीय खिलाड़ियों को समर्पित होगी। JWL ने एक बयान में कहा कि ये कदम कंपनी की मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करने की रणनीति के अनुरूप है, जिससे भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा और ग्लोबल सप्लाई चेन में कंपनी की भूमिका मजबूत होगी। नए प्रोजेक्ट पूर्ण बैकवर्ड इंटीग्रेशन के माध्यम से जुपिटर वैगन्स के वैगन मैन्युफैक्चरिंग की परिचालन दक्षता को और बढ़ाएगी। इससे न केवल प्रोडक्शन प्रोसेस सुव्यवस्थित होंगी, बल्कि बेहतर क्वालिटी कंट्रोल भी होगा और इसके वैगन निर्माण कार्यों के लिए महत्वपूर्ण कंपोनेंट की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित होगी। यह कदम कंपनी के बिजनेस मॉडल को रणनीतिक रूप से अपडेट करेगा और इसके मार्जिन प्रोफाइल को और मजबूत करेगा। रेलवे इंफ्रा में इस तरह के अन्य इन्वेस्टमेंट आने पर रेलवे से जुड़े की स्टॉक की बाजार में मांग बढ़ेगी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में रेलवे मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रा में और भी निवेश किया जा सकता है। रिलायंस पावर के शेयर में आज बुधवार को अपर सर्किट लगा। मार्केट ओपन होते ही इसके शेयर 32 रुपए पर लॉक हो गए। इसके शेयर में पिछले 2 दिनों से 11% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
कंपनी का 52 वीक हाई 21 अगस्त को 38 रुपए प्रति शेयर था और एक साल का सबसे निचला स्तर 13 मार्च 2024 को 15 रुपए प्रति शेयर देखा गया। इससे पहले कंपनी ने आज अपने कर्जमुक्त होने की घोषणा के बाद 5% की वृद्धि दर्ज की, जिससे शेयरों का मूल्य 32 रुपए तक पहुंच गया। रिलायंस पावर ने विदर्भा इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड के लिए अपनी गारंटी संबंधी कर्तव्यों को पूरी तरीके से सेटल कर दिया है, जिसकी कुल राशि 3872 करोड़ रुपए है। कंपनी ने एक अधिसूचना में कहा कि रिलायंस पावर ने VIPL के लिए गारंटर के रूप में अपनी सभी बाध्यताएं पूरी तरीके से निपटा दी है, जिसके चलते कॉर्पोरेट गारंटी और अन्य सभी दायित्वों से मुक्त होने का रास्ता साफ हो गया है। इस फैसले से VIPL अब रिलायंस पावर की सहायक कंपनी नहीं रही। रिलायंस पावर ने यह भी स्पष्ट किया कि अब उसके पास बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से कोई कर्ज नहीं है और कंपनी की शुद्ध संपत्ति 30 जून को 11,155 करोड़ रुपए के स्तर पर खड़ी है। रिलायंस पावर ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की जून तिमाही 2024 तिमाही के दौरान ये बताया था कि उसका कंसोलिडेटेड लॉस कम होकर 97 करोड़ रुपए रह गया। कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल-जून तिमाही में उसे 296 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। कंपनी ने अपनी आय को एक साल पहले की समान अवधि के 1951 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2069 करोड़ रुपए दर्ज किया। इससे पहले कंपनी ने 500 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज अनुबंध को भी सफलतापूर्वक हासिल किया था, जो कि सौर ऊर्जा निगम द्वारा आयोजित एक ई-रिवर्स नीलामी के माध्यम से मिला। इस परियोजना में 1000 मेगावाट की स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यूनिट्स की स्थापना शामिल है। बुधवार 18 सितंबर को सोने की कीमतों में हल्की तेजी देखने को मिल रही है, जबकि चांदी औंधे मुंह लुढ़क गई। आज सोना 73,199 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला और चांदी 452 रुपए सस्ती होकर 88,688 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। आज 4 अक्टूबर की वायदा डिलीवरी वाली गोल्ड 15 रुपए की मंदी के साथ 73,199 प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुई और 73,272 के हाई को टच किया। साथ ही 5 दिसंबर की वायदा डिलीवरी वाला सोना 73,904 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ओपन होकर सुबह 10:30 बजे तक 9610 लाख के गोल्ड का ट्रेड हो चुका था। मल्टी कमोडिटी बाजार 5 दिसंबर वाली चांदी 88,670 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर ओपन हुई और 89,400 प्रति किलोग्राम बिक रही है। वहीं 5 मार्च वाली चांदी 91,289 प्रति किलोग्राम पर ओपन हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज सोने और चांदी के वायदा भाव की शुरुआत तेजी के साथ हुई। कॉमेक्स पर सोने का भाव $2596 प्रति औंस पर खुला, जबकि पिछला क्लोजिंग प्राइस $2592 प्रति औंस था। सोना $7.70 की बढ़त के साथ $2600 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी के वायदा भाव $31 पर खुले, जबकि पिछला क्लोजिंग प्राइस $30 था। बाद में चांदी के भाव नरम पड़ गए। तेरह सितंबर को MCX पर आखिरी कारोबारी सत्र में 4 अक्टूबर की डिलीवरी वाला गोल्ड 73,496 प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ, जबकि 5 दिसंबर की फ्यूचर डिलीवरी वाला सोना 74,166 रुपए प्रति 10 ग्राम के रेट पर क्लोज हुआ था।
MCX पर 5 दिसंबर की वायदा डिलीवरी वाली चांदी 89,140 रुपए प्रति किलो के भाव पर बंद हुई। इसके अलावा 5 मार्च 2025 की वायदा चांदी 91,000 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से भी ज्यादा क्लोज हुई। 5 मई के वायदा कारोबार वाली चांदी 93,454 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश टॉक पे टॉक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।